ओके सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अच्छा, सभी लोग जल्दी से मुझे ये बता दो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बता दीजिए सभी यस स्टूडेंट्स। सर। चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो जल्दी से। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो गया था। ओके, और फर्स्ट चैप्टर में हमने जो जो चीजें पढ़ी आज हम उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो आज हमारी रिवीजन क्लास होगी। ओके, और रिवीजन क्लास में हम वो सब चीजें पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर में है। एक क्लास के अंदर सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपना चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में सबसे पहले, ये आप पढ़ चुके हो सभी स्टूडेंट्स, तो कोई मुझे बताएगा? ऐसे ही बता दो, जरूरी नहीं है इंग्लिश में पूरा वही स्टेटमेंट बोलनी है, हिंदी में जो भी आपको पता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहे। हाँ बताओ, किसी ने हैंड रेज किया है, माइक ऑन करके बता सकते हैं क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Every composite number can be expressed as product of prime number. ओके, कॉम्बिनेशन प्राइम नंबर यूनिक होता है और ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट खुशबू, इतना अच्छे से बताया इन्होंने, वेरी गुड। तो देखो, इन्होंने ये कहा है कि दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स तो आपको पता है ना, ये भी मैं बता देता हूँ चलो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल हो बाय वन एंड इटसेल्फ। डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो वन से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए वो प्राइम होता है। और कॉम्पोजिट क्या होता है भाई? कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो वन से और खुद से तो हो। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो वन से और खुद से तो हो डिवाइड, साथ में अदर नंबर्स से भी हो रहा हो। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स क्या होते थे? जो सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड हो। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते थे? जो वन से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और बाकी नंबर से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये कहती है कि दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो। दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कैसे? देखो, मैंने एक कॉम्पोजिट नंबर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 54। मैंने एक नंबर लिया 54, तो मैं 54 एक कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 54 से भी डिवाइड हो रहा है, साथ में 2 से भी होगा, 27 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अब इस कॉम्पोजिट नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं? एक्सप्रेस कर सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कैसे? ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने यहां पर 54 को क्या लिख दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा है ना। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 3 3। तो ऐसे ही आप दुनिया के हर कॉम्पोजिट नंबर को, इस वर्ल्ड में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, ये सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। एग्जाम्पल के लिए 54 मैंने लिया है, यस सर। आप और भी कोई लेके देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 30। तो 30 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो 30 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 3 और 5 प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? अच्छा, जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, आज हमारी रिवीजन क्लास है, तो हमने इस चैप्टर में जो जो पढ़ा है उसको आज हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको जहां डाउट हो आज आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास से हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था?
कि ये जो ऑर्डर होता है, जो ये प्राइम नंबर्स का ऑर्डर है, ये यूनिक होता है, या मैं कहती हूँ जो ऑर्डर नहीं, सॉरी, ये जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर नहीं, ये जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब ये है कि आप 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 इन्हीं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। समझ रहे हो? आप 30 को सिर्फ इन्हीं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, कोई और प्राइम नंबर आप इसमें नहीं लिख सकते। आप खुद सोचो, क्या आप 30 को किसी और रूप में लिख सकते हो, किसी और फॉर्म में लिख सकते हो? नो सर। नहीं लिख सकते। 30 को सिर्फ आप ऐसे ही लिख सकते हो जहां पर प्राइम नंबर्स 2, 3 और 5 है। इसलिए हर कॉम्पोजिट नंबर को जब आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हो तो वो उनके जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक मतलब सबसे अलग, सबसे अलग होता है। सेकंड पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्या था कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब सबसे अलग होता है। 30 को आप इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, ये यूनिक है। ठीक है? और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो इनका ऑर्डर होता है वो आप उस इसके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब ये है कि आप 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, 5 को बाद में लिख दो, या और आप 30 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 को पहले लिख दो, 3 को बीच में लिख दो, 2 को लास्ट में लिख दो, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये देखो, ऑर्डर चेंज करने के बाद नंबर तो 3, 2 और 5 ही आ रहे हैं ना। जो प्राइम नंबर्स इसके प्रोडक्ट में है वो 3, 2 और 5 ही है। तो क्लियर हुआ? ये तीन चीजें बोलता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, एवरी प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दूसरा कि इनका जो ये प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है वो यूनिक होता है। तीसरा कि इनका जो ऑर्डर होता है वो चेंज आप कर सकते हो। बस ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको मैंने आपको समझा दिया है। स्टेटमेंट आप जो आपकी बुक में लिखी है उसी स्टेटमेंट का आप यूज करके अगर एग्जाम में आता है तो लिख देना। ठीक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सबको क्लियर हुई? चलिए, तो ये हमने पढ़ा था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फिर हमने पढ़ा। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है? तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ से। अच्छा, माइक आप सभी बच्चे बंद रखें अपना। तो आपको याद होगा 2 रिलेशंस हमने पढ़े थे, सभी को याद है? तो बताओ पहला रिलेशन क्या बना था हमने एलसीएम और एचसीएफ के बीच में? हाँ जी, कोई बात नहीं मीनाक्षी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना जो आपका मिस हो गया है। हाँ जी बताओ। HCF into LCM is equal to one first number into second number. ओके, एक रिलेशन आपने पढ़ा था, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और दूसरा रिलेशन आपने क्या पढ़ा था? LCM greater than HCF. यस, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। वेरी गुड। इसका मतलब आपको याद है चीजें। ठीक है? तो ये 2 रिलेशन हमने पढ़े थे, इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप किन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हो और किसी का एचसीएफ निकाल रहे हो, तो जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ से ज्यादा होता है। ठीक है? एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। और ये साइन का ध्यान रखना, कभी उल्टा लगा दो। साइन जिसकी तरफ खुला हुआ है वो बड़ा है, एलसीएम की तरफ खुला हुआ है ना, ये एलसीएम की तरफ खुला हुआ है तो ये बड़ा है। ठीक है? और जो हमने दूसरा रिलेशन पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है? यानी अगर आप किन्हीं 2 नंबर्स का HCF निकालो, किन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम निकालो, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो मुझे ये बताओ, क्या अगर तीसरा नंबर मेरे पास है तो क्या तब भी ये फॉर्मूला लगेगा? अगर मेरे पास एक और नंबर है तो क्या मैं यहाँ पर, यस वेरी गुड, तब नहीं लगेगा। ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है, ओनली फॉर 2 नंबर्स, ओनली फॉर 2 नंबर्स।
ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है। ठीक है, तो चलो फिर कुछ क्वेश्चंस कर ले, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें इसकी, आप लोग करेंगे क्वेश्चंस। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, होल सेक्शन में आप लोग आंसर करेंगे, तो करिए। आप लोगों की आज अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला चैप्टर मैं चाहता हूं आज आप लोग जब इस क्लास से जाए तो सभी बच्चे ये कह के जाए कि सर पहला चैप्टर तो हमें आ गया समझ में पूरा। चलिए करिए। तो जिन्होंने अब तक सभी क्लासेस अटेंड किया उनको ये इस क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें पहले से पढ़ी हुई है। लेकिन जिन्होंने बीच में क्लासेस अटेंड नहीं की या रेगुलर नहीं है, तो शायद उनको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। तो जो रेगुलर रहे हैं, जिन्होंने सभी क्लासेस अटेंड किए हैं, वो इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, तुक्के नहीं मारने हैं, नोटबुक में सॉल्व करना है, मैं सबकी नोटबुक देखूंगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो बैठ के कि आज आप एक फर्स्ट मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको तैयार कर रहे हो एग्जाम के लिए। यस करिए। If HCF of 306 and 657 is 9, then find LCM of these numbers. तो रिलेशनशिप अभी आपने पढ़ी है, उस रिलेशन का आपको यहाँ पर यूज करना। ओके, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इस टाइम क्लास में 29 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको यहाँ पर कौन सा रिलेशन लगाना है? HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस रिलेशन का यूज करके आप एलसीएम निकालेंगे। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में। वेरी गुड। चलिए 1 मिनट और है आपके पास, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए। ओनली 1 मिनट। ओके, हाँ जी, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, ओके, दादू चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हो 27 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसमें से 20 स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन को आंसर किया है, और एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी ऑप्शन को आंसर किया है। तो इस टेस्ट में, सिर्फ इस क्वेश्चन के टेस्ट में 20 बच्चों ने ही सही आंसर किया है। तो भाई आपको पता है क्या रिलेशन अभी हमने पढ़ा था? ये वाला पहला रिलेशन, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो इसी रिलेशन का हमें यहां पर यूज करना है। तो HCF, ठीक है, पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, तो उसके बाद इसको लिख लेंगे HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो जिन्होंने गलत किया है भाई, ऐसे क्वेश्चंस गलत मत करो, ये तो सबसे आसान क्वेश्चंस हैं, इन पर तो आपको छोड़ना नहीं है इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, HCF 9 दिया हुआ है, इनटू एलसीएम आपको निकालना है। फर्स्ट नंबर क्या है? 306, इनटू सेकंड नंबर क्या है? 657। ओके, कोई बात नहीं। तो एलसीएम यहां पर कितना आ गया? 306 इंटू 657 अपॉन 9।
इसको सॉल्व करना था बस। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो गया, या 9 से ही कर दो, 9 1 9, 9 3 27 एंड 9 4 36। तो एलसीएम कितना आया, 34 इंटू 657। और 657 को जब आप 34 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 28 2 26 1 7 90, so 8 3 3 3 2 2, so 2 2 3 3 8, ये हमारा फाइनल आंसर। सो 2 2 3 3 8, ऑप्शन सी। क्लियर? क्लियर सभी को? ये क्वेश्चन कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए, कोई डाउट हो किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। इजी है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सही करेंगे क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है, सभी को सही आंसर करना है इसका, ध्यान से करो। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इसके बाद फिर नेक्स्ट उस पर चलेंगे हम। देखो भाई, मैं जब से चैप्टर शुरू हुआ है तब से मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके इस चैप्टर से यूक्लिड हट चुका है। यूक्लिड वाला जो टॉपिक था, यूक्लिड सर डिवीजन हिंदी में एल्गोरिथम भी है। बता दो ना, हिंदी में इसकी डेफिनेशन दे दो। अच्छा, हिंदी वाले भी हैं क्या? किसकी डेफिनेशन देनी है हिंदी में? फंडामेंटल थ्योरम जो बताई थी उसकी बोल रहे हो क्या? सर इसका एचसीएफ दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन, हाँ देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एचसीएफ दे रखा है 4, ठीक है। एचसीएफ की जो वैल्यू है वो 4 है। जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है, एलसीएम निकालना। ओके। अच्छा, हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं भाई? जरा हैंड रेज करना, कितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं क्लास में? एक बार हैंड रेज कर दो प्लीज। पहले एक मिनट में सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। हाँ अब हैंड रेज करो। हिंदी मीडियम के कौन कौन है? 3 लोग हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, चलो मैं हिंदी में भी बता दिया करूंगा क्वेश्चन। मुझे पता नहीं था कि हिंदी मीडियम के अभी भी हैं, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ना नाम दे दिया था ट्रांसफर करने के लिए स्टार्टिंग में। हाँ जी। तो यस, मैं ये कह रहा था कि जब से क्लास शुरू हुई है मैं तब से आपसे एक चीज बार बार कह रहा हूँ कि यूक्लिड वाला जो टॉपिक है वो हट चुका है आपके इस चैप्टर से। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो बचे हुए हैं, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि सब कुछ तो हट गया, बचा क्या? यही बचे, तो यही आएंगे पेपर में। एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस ये वाले, और वो प्रूफ वाला, इरेशनल वाला। तो इनको तो आप ऐसा अच्छे से तैयार कर लो कि छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। सबका आंसर अभी तक तो सही है। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, सबका सही है। 19 बच्चों का आंसर आ गया है। 30 सेकंड हो रहे हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इसमें एचसीएफ दिया हुआ है 4 एचसीएफ है। पहली संख्या है 124, दूसरी संख्या है 148। एलसीएम निकालना है। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हो 27 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 25 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने बी को, और एक स्टूडेंट ने डी को। डी मतलब कुछ भी नहीं। ओके, मतलब कोई आंसर ही नहीं आएगा इसका, नन। चलो देख लो भाई, क्या क्या दिया हुआ है आपको पता ही है। रिलेशन क्या होता है? एचसीएफ is right. इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है रिलेशन। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4।
एलसीएम निकालना है। फर्स्ट नंबर 124, सेकंड नंबर 148, बस इसको सॉल्व करना था। तो एलसीएम कितना आया 124 इंटू 148, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। सो जो एलसीएम आया वो कितना आया 31 इंटू 148, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है, करके दिखाऊं मल्टीप्लाई या बताओ? ये तो कर ही लिया होगा आपने। तो 4588 इसका सही आंसर होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो मुझे कैसे पता चला यही आएगा, क्योंकि 8 पहली जो मल्टीप्लाई होगी वो 1 इंटू 8 8 होगी, यानी यूनिट डिजिट 8 होगी। तो इन चारों में यूनिट डिजिट इसी में 8 आ रही है। ठीक है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑप्शन से ही कर दिया। ठीक है, चलो। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं कई बार। एलसीएम, एचसीएफ, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जब आपको दिया हो तब उसका रिलेशन निकालने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को सभी लोग करिए। हिंदी में बता देता हूं। हिंदी में क्वेश्चन ये है कि आपको जांच करनी है, जांच कीजिए कि यदि संख्या 6 की घात n, 6 की घात n को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके जो आएगा उसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आप 6 की घात n को सॉल्व करो, सॉल्व करके कुछ आना चाहिए, तो उसका जो इकाई अंक है सर हिंदी वो में 0 हेडिंग होगा। दो ना। हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ। बोल तो रहे हो सर, हेडिंग दे दो ना हिंदी में। हेडिंग? ये क्वेश्चन है, इसमें हेडिंग क्या देना? ओके। लिखना है क्या? लिखूं क्या? ये क्वेश्चन है, मैं बताता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? चेक करना है, जांच कीजिए कि संख्या 6 की घात n को जब आप सॉल्व करोगे तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा, जहां पर n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, आप बुक में भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया था इस बार जो पेपर हुए थे 2023 के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर में। ये 5 में नहीं, शायद 3 में आया था। करिए सॉल्व इसको। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं? वो वाई टाइप कर दो, जो नहीं कर सकते वो एन टाइप कर दो। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है, अच्छा वाई वाई टाइप कर दो, चलो करो। जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो इधर देख लो। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आप 6 की घात में कोई संख्या लिख रहे हो, प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 5 या 6 की घात 7, कोई भी प्राकृतिक संख्या यहाँ आएगी एन की जगह। जब आप उस प्राकृतिक संख्या को यहाँ पर लिखोगे और जब उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसका जो अंतिम अंक है या जो इकाई अंक है वो 0 होगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो जिसने कर लिया है वो अपनी नोटबुक मुझे दिखा दे, या एक्सप्लेन करना चाहे कोई माइक ऑन करके तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो। मैं इसको समझाऊंगा पूरे क्वेश्चन को, लेकिन जिसने कर लिया है वो 0 नहीं है लास्ट डिजिट। यस, ओके। कैसे किया आपने सॉल्व? सर फर्स्ट टाइम 6 की पावर 2 रखी, फिर 6 की पावर 3, फिर 4 5 ऐसे। ओके ठीक है, और कोई तरीका? हाँ, आशु कुमारी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने 2 इंटू 3 कुछ लिखा है। तो आप अगर माइक ऑन करके इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। आपने ठीक लिखा है 2 इंटू 3। आशु कुमारी नाम से स्टूडेंट है, अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। 5, हाँ ठीक है, गुड। ओके, अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने कुछ सॉल्व करके कैमरा ऑन किया है, मैं इनको देख लेता हूँ इनकी नोटबुक। अच्छा, आपने पावर रख के दिखा दिया, ओके ठीक है। तो पावर आप कहां तक रखोगे वैसे? प्राकृतिक संख्याएं तो बहुत सारी होती है, कहां तक रखोगे? चलो इसको देखो, इसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या कहता है देखो, इसको मैं हटा दूं पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आप 6 की पावर n को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर कुछ आएगा और जो आएगा उसका जो इकाई अंक है वो 0 होगा, ये आपको चेक करना है। और n यहाँ पर क्या है?
प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 ये सब संख्याएं। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, किसी संख्या के अंत में अगर जीरो आ रहा है, अगर किसी नंबर के एंड में जीरो आ रहा है, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से। 5 से होगा। सभी लोग ये बात मान रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अगर किसी नंबर के एंड में 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 से ही डिवाइड होगा। 2, अच्छा 2 से डिवाइड होने के और भी चीजें हैं ना, 2 नहीं कह सकते आप। 2 4 6 8 0। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप 5 का पहाड़ा लिखते हो तो 10 15 20 25 ऐसे आता है। जब आप 2 का लिखोगे तो 4 6 8 10 12 14। तो 0 सिर्फ यहां पर आ रहा है, मतलब बहुत सारी संख्याओं के बाद आ रहा है। लेकिन जब आप 5 का पहाड़ा लिख रहे हो तो हर तीसरे नंबर पर 0 आएगा। 0 यहाँ आ रहा है, देखो लास्ट में, फिर यहाँ पर 0 आ गया, फिर 5 आया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आया, फिर 0 आ गया। ये बात सबको क्लियर हुई? यानी यस सर। विभाज्यता के नियम आपने जो पढ़े हैं, विभाज्यता के नियम में आपने ये पढ़ा है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वो 5 से भाग होगी, वो पक्का है। 5 से अगर आपको चेक करना है किसी संख्या को, तो आप कैसे चेक करोगे कि उसके अंत में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो सेम यहां पर भी मैं यही कह सकता हूं कि अगर 6 की घात n को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये मुझे चेक करना है ना, क्योंकि चेक करना है कि 0 आएगा या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं 6 की घात n में 6 के गुणनखंड करूं तो क्या आएंगे? 2 गुणा 3 की घात n, यही आएंगे। जल्दी बताओ, 6 की घात n को 6 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणा 3 आएंगे और उसकी घात में n आएगा। अब आप ये बताओ, क्या ये 5 से भाग हो रहा है? क्या ये 5 से भाग होगा? हिंदी में भी पूछ रहा हूँ, इंग्लिश में भी पूछ रहा हूँ। इज इट डिविजिबल बाय 5? नहीं होगा। इज इट डिविजिबल बाय 5? क्या ये 5 से भाग होगा? नहीं हो सकता। नो सर। ठीक है, क्योंकि 2 भी 5 से भाग नहीं होगा, 2 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ 5 होता तब मैं कह देता ये 5 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 into 3 है। तो जब ये 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ? सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ओके, सो हमने यहां पर क्या लिखेंगे? सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो दिस नंबर विल नॉट एंड एट 0। क्योंकि ये है 5 से भाग नहीं हो रहा, इसीलिए 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि 0 पर अगर कोई संख्या, अगर 0 पर कोई संख्या समाप्त होगी तो वो 5 से भाग होनी जरूरी है। अगर कोई भी संख्या ले लो आप जो 0 पे समाप्त हो रही है, 10 देखो ये भी 5 से भाग होगा, 20 देखो ये भी 5 से भाग होगा, 30 देखो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 40 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 60 भी 5 से। जितने भी नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 0 आ रहा है वो सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें भी अगर बाद में 0 आ रहा है तो ये भी 5 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कह दूंगा कि इसको सॉल्व करने पर कभी भी जो एंड डिजिट है, जो अंतिम अंक है, वो 0 नहीं आएगा। क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन 3 स्टेप में होगा। ओके, क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। आगे बढ़े, चले। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और है आपकी बुक में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है, कि 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है, और 7 into 6 into 5, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। आपको ये बताना है, ये प्रूव करना है एक तरीके से, या ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, हिंदी में आपको यहां पर ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो बताओ कैसे करोगे एक्सप्लेन? कोई करेगा?
हाँ जी बताइए, कोई करेगा एक्सप्लेन इनको? ठीक है करिए, आशु कुमारी नाम से स्टूडेंट है, कैसे करोगे एक्सप्लेन? करो, माइक ऑन करो। सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, पहले इसको देखो, इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 13 13 कॉमन है, 13 कॉमन निकाल लो, क्या बचा अंदर? 7 इंटू 11 प्लस सर यहाँ पर क्या बचेगा? 13 तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा? 1। ये सभी को पता है ना, कॉमन वगैरह लेना अपने 9th क्लास में सीखा होगा, यस सर ठीक है, उससे पहले आपने स्कूल में सीखा होगा। तो जब भी कोई चीज कॉमन आ जाती है पूरी की पूरी, अगर कोई टर्म पूरी की पूरी कॉमन आ रही है, 13 जो है वो पूरा पूरा कॉमन आ गया, वो टर्म कॉमन आ गई, तो उसकी जगह 1 बचता है अंदर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या बचेगा? 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, और ये क्या बचा? 13 इंटू 78। तो आप यहां पर साफ कह सकते हो कि ये नंबर जो है ना, 1 और खुद के अलावा बाकी नंबर से भी डिवाइड हो रहा है ना? आप देख लो ना, 78 को देखो, 78 1 से भी हो जाएगा डिवाइड, 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, 3 से भी हो जाएगा, ठीक है, 26 से भी हो जाएगा, 78 से भी हो जाएगा, और भी बाकी नंबर से भी हो जाएगा। तो यहां पर ये प्रूव हो गया कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि 78 जो है वो 1 और खुद के अलावा बाकी नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये क्लियर? फर्स्ट वाला बताओ, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। सेकंड वाले को भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर दो, इसमें क्या कॉमन आएगा? 5। आप देखो ना, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, ठीक है, तो 5 कॉमन निकाल लो, इधर कर लेते हैं, 5 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और 5 भी कॉमन आ गया तो 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 42 इंटू 4 168 इंटू 6 प्लस 1, तो कितना बचा? 5। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0 9 प्लस 1, और 5 इंटू 909, ये आया। अब आप यहां पर देख सकते हो, अच्छा 1009 आएगा क्या? कुछ गलती किया क्या? हाँ गलती कर दी मैंने, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 10 आया, तो ये हो जाएगा आपका 1009, 1009। अब आप 1009 देखो, 5 तो है प्राइम नंबर, 1009 क्या किसी से डिवाइड हो रहा है? चेक करो, किससे डिवाइड होगा? बताओ। 2 से, 2 से होगा डिवाइड 1009? नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं, 7 के बाद 9 से होगा क्या? 9 से करके देखो, नहीं होगा। होगा जी। अरे करके देखो ना, नहीं होगा 9 से, या होगा? 9 1 9, 1 बचा 0, 9 1 9, 1 बचा 9, नहीं हो रहा ना, 9 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। 9 के बाद 10 से भी नहीं होगा, 11 से करके देखो, 11 से, 11 से भी नहीं होगा, 13 से, नो सर। 13 से भी नहीं हो रहा, 15 से भी नहीं होगा, 17 से, 17 से करके देखो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 9 1 159, 17 से भी नहीं हो रहा, 19 से करके बताओ, 19 से करके बताओ, हो रहा है क्या 19 से?
5 बचा, 5 9, 19 से भी नहीं हो रहा। किससे होगा ये डिवाइड? होगा क्या किसी से ये डिवाइड? सोचो। प्राइमरी। क्या? ठीक है, चलो Undefined. छोड़ो इसको, अनडिफाइंड छोड़ो। चलो एक काम करते हैं, ऐसे हमें कुछ नहीं मिला, होगा ये डिवाइड आगे जाके, 1009 होगा ये ये डिवाइड। पूरी संख्या करनी है क्या भाग? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, या तो आप ऐसे पहले चेक करके देख लो, क्योंकि ये आपको पूरा मिल नहीं रहा। आप एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5 9 45, 5045 आएगा इसको मल्टीप्लाई करके। अब बताओ ये होगा क्या किसी से डिवाइड? अब ये हो होगा जाएगा, जी। 5 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 5045 से भी हो जाएगा, है ना? तो ये कैसा हो गया? अब हमें पता चल गया कि ये भी कॉम्पोजिट है। तो मैंने आपको इसलिए बताई ये चीजें। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ इस नंबर को इसलिए देखा क्योंकि मुझे इजीली पता चल रहा था ये हो रहा है डिवाइड, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत सारे नंबर Yes. चेक किए, यहाँ पर आपने 19 तक ले गए इसको। अब उससे आगे अगर मैं ले जाता तो टाइम लगता मुझे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई ही कर दिया इसमें। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको देखो सीधा सीधा मिल गया कि कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो ये जो कराने के पीछे मकसद था वो ये था कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से सोचना है। पहले आप ये देखो, जैसे यहाँ पर ये ब्रेक करके लिखे हुए हैं, तो पहले आप देख लो। 13 तो छोड़ो, इसको देखो, ये साफ दिख रहा है कि बाकियों से भी होगा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी एक कॉम्पोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं पता चल रहा था तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन। ऐसे नहीं हो सकता पॉइंट चढ़ा के कर दे पूरा भाग? पॉइंट चढ़ा के आई मीन पॉइंट नहीं, कॉम्पोजिट नंबर तो हमें पूरा पूरा डिवीजन देखना पड़ेगा ना कॉम्पोजिट में। तो कॉम्पोजिट की डेफिनेशन ये होती है कि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए वो, है ना? जैसे 4 है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना 2 से, इसलिए वो कॉम्पोजिट है। 9 है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना 3 से, इसलिए वो कॉम्पोजिट है। ठीक है, चलो, तो हमने 3 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, चार टॉपिक हमने पढ़ लिए। पहला टॉपिक हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम, दूसरा हमने पढ़ा रिलेशनशिप, तीसरा हमने पढ़ा 6 की पावर n वाला, चौथा हमने पढ़ा एक्सप्लेन वाला। अब है प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको सभी लोग खुद से करो क्योंकि हमने लास्ट 2 क्लास में किया है। जल्दी से करो, प्रूव दैट रूट थ्री इज इर्रेशनल। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो जिनको आता है वो लोग करें, जिनको नहीं आता वो इधर देखें। ठीक है, चलो, तो जब भी हमें किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है, जब भी हमें किसी नंबर को, हाँ मैं समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, बस मुझे आपसे ये चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर लो इसकी। जब भी आपको इर्रेशनल नंबर को जब भी आपको किसी नंबर को इर्रेशनल या अपरिमेय, ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि आपको √3 को अपरिमेय संख्या बताना है, सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी नंबर को इर्रेशनल या अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप मान लोगे, लेट अस एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल है। हम एज्यूम कर लेंगे कि √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं मैंने ये क्या लिखा है। हम ये मानकर चलेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। हम जो हमें प्रूव कर रहा है ना इर्रेशनल, हम इसका उल्टा मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम उल्टा मानकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लास्ट में मैं अपने आप को गलत साबित कर दूंगा, मैं अपने आप को गलत साबित कर दूंगा कि मैंने गलत माना था। ठीक है, तो मैंने माना ये एक रैशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। अब ये अगर एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं? क्योंकि परिमेय संख्या वही होती है जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सको। ठीक है, और यहाँ पर P और Q क्या है? यहाँ पर P और Q है को प्राइम नंबर्स या मैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, या मैं कह दूंगा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्या से मतलब क्या है कि
ये जो पेयर है ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। ओनली डिविजिबल बाय 5, सॉरी 1, क्या बोल रहा हूं, ओनली डिविजिबल बाय 1। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी में देखना है तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर हुई यहां तक, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। को प्राइम नंबर से सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या वो नंबर्स होते हैं, वो पेयर होता है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो, या जो कॉमन जो डिविजिबल है या कॉमन जो मैं कह सकता हूं डिवीजर है वो 1 हो। इनका कॉमन डिवीजर 1 हो, उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य संख्या, ठीक है। चलो अब मैंने √3 को माना है P अपॉन Q, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या आप ये कह सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q होल स्क्वायर। ओके, √3 का होल स्क्वायर 3 होता है और P अपॉन Q का क्या होगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर अपॉन 3। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर कर दिया। कर दिया, वेरी गुड, अभी मैं देख लूंगा, ठीक है। तो देखो आपको अपने माइंड में क्या सोचकर चलना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपको अपने माइंड में ये सोचकर चलना है कि मुझे इस क्वेश्चन को में किसी तरह ये चीज प्रूव करनी है कि ये सिर्फ 1 से डिवाइड नहीं हो रहे, ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। माइंड में क्या थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए कि आपको ये किसी तरीके से प्रूव करना है कि, क्योंकि हमने इनको ये माना था कि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इन लास्ट हमें ये डालना है किसी तरह के ये सिर्फ 1 से नहीं होंगे, बाकी किसी और से भी होंगे। जैसे यहां पर आप देखो P स्क्वायर अपॉन 3, अगर P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं यहां पर लिखूंगा P विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर हुआ ये? यहां पर ये थ्योरम आपने पढ़ी थी 1.3 बाय थ्योरम 1.3। एक थ्योरम पढ़ाई थी मैंने 1.3 जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर किसी नंबर का वर्ग, जैसे 36 है, अगर 36 3 से भाग हो रहा है तो इसका जो वर्गमूल है, 36 का जो वर्गमूल है वो 3 से ही भाग होगा, वो भी 3 से भाग हो जाएगा। ये प्रमेय याद है, थ्योरम याद है सभी को, ठीक है। यानी 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 भी 3 से डिवाइड होगा। तो सेम यही चीज मैंने यहां पर करी है। अगर P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो P स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, P स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, P होगा, तो P भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? क्लियर? यश? यस सर। ठीक है, चलो, तो ये चीज तो मैंने यहां पर प्रूव कर दी। अब मैंने अभी क्या प्रूव किया, अब इससे अगला स्टेप मुझे यहीं से मिलेगा। अभी मैंने क्या प्रूव किया कि P जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो मैं P को 3 से डिवाइड कर देता हूं। मैं यहां पर P को 3 से डिवाइड कर देता हूं और मान लो P को 3 से डिवाइड करके आया M, ये माना है, एज्यूम किया है, ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या आएगा, 3M, 3 उधर चला गया, और P इज इक्वल टू 3M को उठाकर इस इक्वेशन में रखो बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में P की जगह आपको क्या रख देना है, 3M। सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3M होल स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3M होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसमें रखा है इस वाली में, P स्क्वायर की जगह 3M रख दिया और 3 एज इट इज है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, M का क्या होगा M स्क्वायर अपॉन 3 एज इट इज। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 3M स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, M स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3। ये स्टेप समझ में आया सभी को? रिपीट कर दो सर, एक क्या रिपीट कर दो सर। ये वाला, ये जो लास्ट में लिखा है पूरा? यस सर, ये लास्ट वाला। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कुछ नहीं है, मैंने क्या किया है, M स्क्वायर को तो यहीं रखा और 3 को इसके नीचे ले गया।
3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो गया ना, तो ये बचेगा Q²/3 इज इक्वल टू M²। अब चाहे आप x इज इक्वल टू वाई लिखो या y इज इक्वल टू x लिखो, दोनों सेम है। अगर Yes, मैं sir. x इज इक्वल टू वाई लिखूं या y इज इक्वल टू x लिखूं, दोनों सेम है। तो सेम यहां पर भी मैं चाहे इसको ऐसे लिख दूं या चाहे इसको पलट के लिख दूं, M² इज इक्वल टू Q²/3, दोनों सेम है। बताओ, क्लियर हुई ये चीज? इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर भी मैं क्या कहूंगा, अगर Q² 3 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी 3 से डिवाइड होगा। Q विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, Q विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बस अब हमारा काम हो चुका है। अब हमारा काम कैसे हो चुका है, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि P और Q तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं। P और Q को हमने स्टार्टिंग में को प्राइम नंबर्स बोला था, तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे थे। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व ये किया 3 से पूरा, भी। यस, जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो देखो P भी 3 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी ये तो को प्राइम नंबर्स है ही नहीं, क्योंकि को प्राइम नंबर्स तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, उनमें तो कॉमन फैक्टर 1 होता है, इनमें तो कॉमन फैक्टर 3 भी आ रहा है। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, सिंस P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3, क्योंकि P और Q जो है वो 3 से विभाजित हो रहे हैं, सो P एंड Q शुड नॉट बी को प्राइम नंबर्स, इसलिए P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। लेकिन बट हमने P और Q को सह अभाज्य संख्या माना था, ठीक है। और यह है विरोधाभास या यह है कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो कल्पना की थी या हमने जो इमेजिनेशन की थी या जो हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। और लास्ट में हम लिख देंगे √3 इज इर्रेशनल नंबर। ये क्लियर हुआ सभी को मैंने क्या बोला है, या लिख के बताऊं सारा? बताओ जल्दी। ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है लाइन, वहां से भी आप हर क्वेश्चन में वही लाइन आपको चिपकानी है, ठीक है। क्वेश्चन का करने का तरीका ये होगा और लास्ट में वही लाइन चिपकानी है हर क्वेश्चन में कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन। ओके सर। हाँ, वो कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए ओके हुआ सर। क्योंकि हमने गलत मान लिया था, √3 को हमने रैशनल नंबर गलत मान लिया था। लास्ट में लिख देंगे सिंस √3 इज अ रैशनल नंबर, और लास्ट में बड़ा बड़ा लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके क्लियर सर। हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। हर No, क्वेश्चन sir. को करने No, का sir. तरीका ये है, ठीक है। जब आप देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की, जब आपने √3 को इर्रेशनल प्रूव किया तो P और Q 3 से डिवाइड हो रहे थे, P और Q 3 से डिवाइड हो रहे थे। जब आप √2 को प्रूव करोगे तो 2 से डिवाइड हो रहे होंगे। जब आप √5 को इर्रेशनल प्रूव करोगे तो वो 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। सर अगर प्लस वाले होते तो क्या? जैसे √3 + 5 कैसे होते तो? √3 + 5 ऐसा, +5। ये वाला? यस सर। हाँ, अभी इसको हम कर रहे हैं, अभी करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सभी लोग कर लोगे अब आराम से, सेम ऐसे ही करना है जैसे ये किया है, यस सेम, ठीक है। चलो इसको आप लोग कर लेना। इसको मैं बता देता हूँ जल्दी से, माइक बंद कर लो प्लीज, माइक बंद कर लो। इसको मैं बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। फिर अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था क्वेश्चन, उसको भी मैं बता दूंगा। चलो तो सबसे पहले इसमें भी मैं क्या करूंगा, लेट अस एज्यूम 7√5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। वही काम हमें करना है, ठीक है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Yes. ठीक है। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्या। चलो अब इसमें √5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 इधर आ गया, P/7 क्यों। अब ये तो हो गया क्वेश्चन, बस इसमें इतना ही करना है। इसमें अब आपको क्या देखना है, अब इसमें आप ये देखो, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है। ये बात आपको क्लियर हुई? एक रैशनल नंबर के ही तो इक्वल होता है। एक रैशनल नंबर किसी दूसरे रैशनल नंबर के ही इक्वल होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, इक्वल टू का साइन लगा है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए था। यस और नो, जल्दी बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह यस रहा हूँ? सर। ठीक है, यस सर। तो ये भी रैशनल होना चाहिए था। लेकिन √5 तो एक इर्रेशनल नंबर है, √5 तो एक इर्रेशनल नंबर है,
ठीक है, बस यही लिखना है लास्ट में कि हमने जो है हम ऐसे लिखेंगे इसको, सिंस p अपॉन 7q इज अ रैशनल नंबर, सो √5 is also a rational number, but we have seen √5 is an irrational number. So this Okay. contradiction, बस वही वाली लाइन, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत इमेजिनेशन, गलत एज्यूम कर लिया था कि 7√5 एक रैशनल नंबर है और लास्ट में हेंस 7√5 इज अ इररेशनल नंबर। दो स्टेप का क्वेश्चन है, बताओ ये समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी जो एक स्टूडेंट ने पूछा था ऐसा कुछ था, वो देखो इसको बता रहा हूं मैं, वो भी ऐसे ही कर लेना, 3 + √5 वाला जो आप पूछ लेती है एक स्टूडेंट। ठीक है, इसको देख लो, इसमें भी आपको वही करना है। लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं। यस सर। ठीक है, और यहां से √2 इज इक्वल टू क्या बचा, p अपॉन q -6, बस हो गया। वही वाली बात, Yes, sir. ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, यस सर। इनका जो डिफरेंस होगा रैशनल आएगा। एक रैशनल नंबर आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब अगर ये इनका डिफरेंस रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल होना चाहिए था, क्योंकि बीच में इक्वल टू लगाया, बीच में इक्वल टू लगाए, और इक्वल टू तो तभी लग सकता है ना जब ये दोनों रैशनल होंगे, लेकिन √2 तो इररेशनल है, लेकिन √2 तो इररेशनल है, बस फिर वही वाली लाइन लिख दो। ठीक है, कि हमने जो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ कि हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है, सिंस, ठीक है, सो 6 + √2 इज एन इररेशनल नंबर। समझ आया? बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो। नो इजी डाउट। क्वेश्चन ये है, आ गया। ये वाले तो बहुत इजी हैं, Yes, sir. 2 स्टेप में हो गए बस। ठीक है, बताओ, जिन्होंने वो डाउट पूछा था 3 + √5 वाला, उनका डाउट क्लियर हुआ? क्योंकि Yes, मुझे sir. नाम नहीं पता। ठीक है, चलो, तो क्योंकि अभी टाइम है तो इस क्वेश्चन को भी कर ले, फिर इसको भी कर लेते हैं, ये बचा हुआ है। ठीक है, 1 चलो, upon root. तो हाँ, वही वाली, इसमें भी वही करना है आपको। लेट अस एज्यूम, देखो ये जो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको आप खुद से जरूर कर लेना, रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, रिकॉर्डिंग में आप देखना क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन मत देखना, बस क्वेश्चन देखना। ठीक है, और खुद से करना बस एक बार, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज का, आपका पहला चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। लेट अस एज्यूम दैट 1 अपॉन √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन √2 को p अपॉन P q की upon- फॉर्म में। ठीक है, और जहां पर p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब ये को प्राइम नंबर्स हैं तो ये सिर्फ 1 से ही जो इनका डिवीजर होगा, जो इनका कॉमन डिवीजर होगा वो 1 होगा। ठीक है, चलो, इसमें यहां पर मुझे बोथ साइड्स स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन q का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, चलो इधर लिख लेते हैं। तो यहां से 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बचा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। q स्क्वायर को इधर ले जाऊं, इधर डिवाइड में तो हो जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बचा, p स्क्वायर। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2। और यहां से थ्योरम 1.3 जो कहती है कि अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है देन q विल आल्सो डिविजिबल बाय 2, q विल आल्सो डिविजिबल बाय 2। यस और नो, जल्दी बताओ। वही किया है मैंने जो अभी तक करता आ Yes, रहा sir. था, कुछ अलग नहीं किया। ये क्लियर हुआ यहां तक सभी को? क्यू स्क्वायर को इधर ले गया। जो देखो अपने माइंड में आपको क्या रखकर चलना है, अपने माइंड में आपको ये सोच कर चलना है कि मुझे किसी तरह ये प्रूव करना है कि वो 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड होगा। ठीक है, बस अगर आपने ये चीज माइंड में रखी कि आपको ये प्रूव करना है कि 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड होगा, तो आप क्वेश्चन करते जाओगे, प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, चलो, अब मैंने यहां पर ये प्रूव कर दिया कि ये क्यू जो है वो 2 से डिवाइड होगा। अब क्यों अगर 2 से डिवाइड होगा
तो मैं कर देता हूँ, क्यू को मैंने 2 से डिवाइड किया और इसको m मान लिया, डिवाइड करके कुछ तो आएगा, जो आया मैंने उसको m मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहां से q इज इक्वल टू 2m। अब इस q इज इक्वल टू 2m को उठाकर इसमें रख दो, ठीक है, इक्वेशन 1 में। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर की जगह 2m होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक है। और m स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से क्या बचेगा, p स्क्वायर अपॉन 2, 2 इधर आ गया, इधर m स्क्वायर बचा। सो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन, तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा, p विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बस आ गई हमारी वही वाली लाइन कि हमने तो ये कहा था कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, हमने तो ये कहा था कि p एंड q को प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे, लेकिन q भी 2 से डिवाइड हो रहा है और p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी है, यानी p और q को प्राइम नंबर्स नहीं है। यानी हमने जो एज्यूम किया था, हमने जो माना था वो हमने गलत माना था, अतः सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बताइए समझ में आया सभी को? बहुत सारी प्रैक्टिस आज आपकी हुई है, बताओ क्लियर हुई चीजें? क्लियर हुई? अब देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो जो क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं रिवीजन क्लास में आप उनकी एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, आपका जो पहला चैप्टर है वो एकदम प्रिपेयर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं कर रहे हैं। बताइए समझ आया सभी को? आज कैसी लगी क्लास?